Next topic is septic tank, one of the most important टॉपिक और हमारा लास्ट टॉपिक भी समझ लो आप इस सब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये डे टू डे लाइफ में आपको लगने वाली चीज है, और हर रेसिडेंशियल यूनिट में, हर रेसिडेंशियल घर के अंदर आपको इस यूनिट को देखने को मिलेगा। इसके रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए दैट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है, आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। In normal areas and in case of isolated buildings and institutions, hotels, hospitals, schools, small residential colonies, and underground sewerage system with provision for complete treatment of sewage may be neither feasible nor economical, even though water supply facilities exist. जो छोटे छोटे घर होते हैं हमारे, स्कूल्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो नॉर्मली देखा जाए ना तो ये हर एक की, सबकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि जो कोई भी वो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, सीवेज वेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं, वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट करें और फिर उसको डिस्पोज करें। बराबर है कि नहीं है? खुद का सीवेज है तो खुद नहीं उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन हर कोई इंडिविजुअली अपना अपना जो सीवेज ट्रीटमेंट के जो सारे के सारे यूनिट्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए, ये सारे यूनिट्स हर कोई अपना अपना कैसे प्रोवाइड करेगा, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से इम्पॉसिबल चीज है। तो उसका सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या है हमारे पास में? सेप्टिक टैंक है। क्योंकि सेप्टिक टैंक ये हमारा एक ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तौर पर ही काम करता है। छोटा सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये। कैसे होता है अभी समझ में आएगा आपको। इन सच केसेस सेप्टिक टैंक्स एंड सब सरफेस डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट आर प्रोवाइडेड। द सेप्टिक टैंक इज ए वाटर टाइट single storage underground tank in which sewage is retained for a long period। ठीक है, सीवेज जो सेप्टिक टैंक होता है वो क्या होता है? एक वाटर टैंक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्टोरेड होता है। आप मल्टी स्टोरी में नहीं बना सकते आप। ठीक है, आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, इसकी जो लेंथ विड्थ है, डेप्थ है, या आप इसको ये बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इसको फ्लोर्स में, मतलब बॉटम फ्लोर पे अलग, टॉप फ्लोर पे अलग, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, हर फ्लोर पे आप अलग अलग नहीं प्रोवाइड करते। इसको आप एक ही जगह पर, एक ही लेवल पे, एक ही स्टोरी पे, सिंगल स्टोरी पे आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हो। प्रिफरेबली अंडरग्राउंड हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये वाटर टाइट होना चाहिए, 100% वाटर टाइट होना चाहिए। इसमें से कोई भी परकोलेशन, लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, कि सो दैट जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसका पॉल्यूशन ना हो। सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सेप्टिक टैंक के अंदर अभी देखो हमने अलग अलग यूनिट्स डिस्कस किए थे। सेडिमेंटेशन एक अलग होती है, स्लज डाइजेशन अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस होगी सेप्टिक टैंक के अंदर। द टैंक इज जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप विथ आरसीसी रूफिंग। रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके टॉप में क्या करते हैं हम? स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं। यूजुअली इट हैज टू चेम्बर्स सेपरेटेड बाय द बेफेल वॉल। बेफेल वॉल्स इसमें लगी हुई होती हैं। बेफेल वॉल क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। मिनिमम 2 चेम्बर्स होना इसमें कंपलसरी है। 3 चेम्बर्स भी होते हैं, लेकिन 2 चेम्बर्स आर द मिनिमम। सीवेज एंटर्स द फ्रंट चेम्बर नोन एज द ग्रिट और स्क्रीन चेम्बर। सबसे पहले सीवेज जहां पर एंटर करता है उस चेम्बर को हम क्या कहते हैं? फ्रंट चेम्बर। और वो फ्रंट चेम्बर किस तौर पे काम करता है? वो एज अ ग्रिड चेम्बर के तौर पे काम करता है। हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया ग्रिड चेम्बर, तो वो फंक्शन कौन सा करता है? हमारा फर्स्ट वाला जो चेम्बर रहेगा सेप्टिक टैंक का, वो ग्रिड चेम्बर के तौर पे काम करता है। और जो दूसरा चेम्बर रहेगा, द अदर इज द एनएरोबिक चेम्बर। और सेकंड वाले चेम्बर के अंदर हमारी एनएरोबिक एक्टिविटी होती है। एक्चुअली अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि सेप्टिक टैंक ये एरोबिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है या अनएरोबिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है, तो आपका आंसर रहेगा अनएरोबिक। बिकॉज सेप्टिक टैंक ये पूरा का पूरा कवर्ड होता है, उसके टॉप में भी स्लैब होता है, ऑक्सीजन का कोई कांटेक्ट नहीं होता। इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे काम होते हैं। मतलब ये प्रोसेस हमारी क्या है? एनएरोबिक प्रोसेस है। जो बैक्टीरियाज रहेंगे वो एनएरोबिक बैक्टीरियाज रहेंगे, और एनएरोबिकली ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन सेप्टिक टैंक में होने वाला है। The tank should be properly ventilated with the provision of the air vent pipe।
वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो कोई भी फाउल गैसेस हैं वहां पर जो जनरेट हो रही हैं उसको प्रॉपरली एयर वेंट पाइप के जरिए से हमें रिमूव कर लेना है। मैनहोल प्रोवाइड करना है। अ मैनहोल इज प्रोवाइडेड इन द रूफ फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। टॉप से हमारी एक ओपनिंग रहेगी एक जगह से कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें कुछ रिपेयर करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए हम मैनहोल एक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। Sludge accumulated at the bottom of the tank is removed at intervals either by manual lever or by pumping. Next is the principle of septic tank. सेप्टिक टैंक इज अ कंबाइंड सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक। देखो यहाँ पर नाम में ही बता दिया उन्होंने, सेडिमेंटेशन और डाइजेशन ये दोनों साथ में ही होता है उसके अंदर, इसीलिए हम उसको सेडिमेंटेशन कम डाइजेशन टैंक भी बोलते हैं। वेयर सीवेज इज हेल्ड फॉर सम पीरियड व्हेन सस्पेंडेड सॉलिड सेटल डाउन एट बॉटम। The settled solids are aerobically digested, resulting in reduction of volume of sludge and release of gases such as carbon dioxide, hydrogen disulfide. ठीक है। जो कोई भी सॉलिड्स रहेंगे वो सॉलिड्स क्या होंगे, धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम ऑफ टैंक में, और फिर वहां से क्या होंगे, गैसेस लिबरेट आउट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, वो सारी गैसेस क्या होंगी, रिलीज होंगी। और फिर जो नेक्स्ट चेम्बर होता है उसी के अंदर साइमल्टेनियसली फिर हमारा वो भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है और उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद में फिर फाइनली क्या हो जाता है, हमारा लिक्विड वेस्ट जो होता है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। लोकेशन ऑफ द सेप्टिक टैंक, कहाँ पर हमें इसको प्रोवाइड करना चाहिए। द सेप्टिक टैंक शुड बी लोकेटेड एज फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से ये जितना दूर रहे उतना अच्छा है। इट शुड नॉट बी लोकेटेड इन स्वैम्पी एरियाज प्रोन टू द फ्लडिंग, जहाँ पे फ्लडिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, दलदल वगैरह हो सकती है जिसको कहते हैं, ऐसे ही जगह पे हमें सेप्टिक टैंक को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। Where there is clay or non-porous soil, or where houses are closely built, suitably designed loading pits may have to be used. A septic tank cannot be provided where the soil is, ये क्या हो गया, where the soil is heavily porous, the septic tank is effective. ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेप्टिक टैंक। जितना हो सके घर से हमें थोड़ा दूर प्रोवाइड करना चाहिए कि सो दैट अगर हम उसका मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं तो इजीली कर सकें, क्योंकि अगर घर के अंदर ही रहेगा, बिलो अगर फ्लोर ही हमने प्रोवाइड कर दिया है सेप्टिक टैंक, तो फिर बाद में इन केस अगर हमें उसको ओपन करने की जरूरत पड़ी तो फिर पूरे घर के अंदर फॉल गैसेस का वो हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो घर से दूर होना चाहिए। और पोरस सॉइल अगर है तो उसके अंदर सेप्टिक टैंक इफेक्टिव है, पोरस सॉइल के अंदर। और अगर सॉइल वैसे देखा है तो सॉइल इतने ज्यादा मैटर नहीं करता, ये पॉइंट उन्होंने कैसे डाला इसके अंदर, ठीक है, जो कुछ भी है, मतलब कहने का मतलब ये कि फाउंडेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए सेप्टिक टैंक का, फाउंडेशन का उसका सेटलमेंट ना हो, इसके लिए उसकी जो सॉइल की कंडीशन है उसका हमें थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द सेप्टिक टैंक। ये मेन वर्किंग है हमारी। In the grit chamber, sand, grit, settleable inorganic matters settle before sewage enters the anaerobic chamber. इसका देखो डायग्राम हम देख लेते हैं। ये देखो ये इस तरीके से होता है, ये इनलेट रहता है हमारा स्टार्टिंग में, बराबर, और ये इनलेट से फिर यहाँ से दिस इज इनलेट चेम्बर, और यहाँ पर एक बैफेल वॉल्स लगी हुई रहती हैं, देखो दिस इज द बैफेल वॉल, ये सेक्शन में, और ये प्लान में आपको कंटिन्यूस तरीके से दिखेगी। बैफेल वॉल मतलब वो पूरी की पूरी थ्रू आउट वॉल नहीं होती, उसके बीच में से एक ओपनिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं बैफेल वॉल्स। और ये हमारा पहला वाला चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर, ग्रिड चैम्बर भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कोई भी ग्रिड्स वगैरह है, इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये सब क्या करेंगे, सेटलेबल सॉलिड्स वगैरह ये सब सेटल कर जाएंगे फर्स्ट चैम्बर में। इन द एनएरोबिक चैम्बर, जो सेकंड वाला चैम्बर है एनएरोबिक चैम्बर, अब वहां पर जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आने के बाद में, और फिर वो डिकम्पोजिशन होने के बाद में वो भी क्या करेंगे, उनकी किलिंग हो जाएगी जब ऑर्गेनिक मैटर की, वो सब भी क्या हो जाएंगे, धीरे से बॉटम ऑफ टैंक में सेटल कर जाएंगे। वेयर anaerobic bacteria act on it and convert complex
अनस्टेबल प्रोडक्ट इनटू सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब जो कुछ भी उसकी ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर से प्रेजेंट थे वो सेकंड वाले चेंबर के अंदर एनएरोबिक एक्टिविटी होगी, एनएरोबिक बैक्टीरियाज ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, किलिंग करेंगे। अनस्टेबल कंपाउंड्स जो कुछ भी थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर और वो धीरे 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 सेटल हो जाएंगे बॉटम ऑफ द टैंक में। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो उसमें फिर क्या होगा, उसके एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट गैसेस वहां पर रिलीज होती हैं। तो नाइट्रोजन जो रिलीज हुई है, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड द मिक्सचर बिकम्स अल्कलाइन। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस वगैरह उसके अंदर से रिलीज हुई थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और अमोनिया और वाटर जो था उसके अंदर वो मिक्सिंग की वजह से, अमोनिया की मिक्सिंग की वजह से वो वाटर का जो नेचर है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब पीएच मोर देन 7, पीएच लेस देन 7 होता है तो एसिडिक वाटर और पीएच मोर देन 7 है तो अल्कलाइन वाटर। Colloidal matter is flocculated and then liquefied and finally digested. Discharged organic matters are also digested. Due to this process, there is a considerable reduction in volume of the sludge and it settles at the bottom of the tank. ये सारी की सारी एक्टिविटीज होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ स्लज जो स्टार्टिंग में हमने फीड किया था सेप्टिक टैंक में उसमें कंसिडरेबल रिडक्शन हो जाता है। द क्लैरिफाइड सीवेज डिस्चार्जेस थ्रू द आउटलेट और लास्ट में जो आउटलेट लगा होता है वहां से क्या होता है हमारा क्लियर वाटर, क्लियर वाटर नहीं क्लियर सीवेज बोलना चाहिए, क्लियर सीवेज वहां से डिस्चार्ज हो जाता है और जो गैसेस रहेंगी हमने जो एयर वेंट प्रोवाइड कर रखा है वहां से वो लिबरेट आउट हो जाती हैं। Gases are liberated due to the sludge digestion which rises to the surface constantly in the form of the bubbles. These bubbles carry small particles of decomposed sludge and a floating layer of scum, black in color, is formed on the top of the surface. देखो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने के बाद में जो गैसेस लिबरेट आउट होती हैं तो वो धीरे 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 बबल के फॉर्मेट में इस तरह से वो टॉप सरफेस के ऊपर राइज करती हैं। टॉप में क्यों आती हैं? बिकॉज डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी वाटर की ज्यादा है तो इसीलिए क्या करते हैं गैसेस लिबरेट आउट होती हैं धीरे 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 बबल के फॉर्मेट में ऊपर आती हैं और ऊपर ये जो टॉप सरफेस रहेगी हमारी फ्री सरफेस सीवेज की वहां पर पहुंचती है और धीरे धीरे वो खुद के साथ में क्या करती हैं जो स्लज के जो बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उनको भी साथ में खींच करके लेके आ जाती हैं और ये सारे पार्टिकल्स जो टॉप सरफेस होती है सीवेज की उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स में, तो ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं और सरफेस टेंशन होता है हमारे लिक्विड के ऊपर, तो ये क्या करते हैं ये सारे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं सरफेस के ऊपर, सीवेज की सरफेस के ऊपर और एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्कम लेयर कहते हैं हम उसको। स्कम लेयर ये हमने कहां पर भी देखा था, स्किमिंग टैंक में भी देखा था। स्किमिंग टैंक में भी ऐसे ही स्कम लेयर फॉर्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हम एक आर्टिफिशियली कॉम्प्रेस्ड एयर नीचे से हम रिलीज करते थे, तो वो कॉम्प्रेस्ड एयर के जो बबल्स रहते थे वो भी क्या करते हैं सेम काम करते थे जो यहाँ पर हो रहा है। वो भी क्या करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके टॉप सरफेस पे पहुंच जाते हैं और टॉप सरफेस के ऊपर फिर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं स्कम लेयर। तो स्कम लेयर का फॉर्मेशन सेप्टिक टैंक में भी होता है और स्कम लेयर का जो कलर फॉर्म होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक इन कलर। ठीक है, द स्कम कंटेन्स एनएरोबिक बैक्टीरिया और ये स्कम जो टॉप लेयर में हमारी बन रही है इस लेयर के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरियाज रहते हैं। सेम हमने जो स्लाइम लेयर डिस्कस करी थी किसके अंदर, फिल्टर के अंदर, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, वहां पर भी एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी लेयर में बैक्टीरियाज रहते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो स्कम लेयर फॉर्म होगी इसके अंदर बैक्टीरियाज रहेंगे। कौन से बैक्टीरिया? एनएरोबिक बैक्टीरिया। These anaerobic bacteria attacks the dissolved components of the incoming sewage और एक बार ये स्कम लेयर फॉर्म हो गई तो फिर उसके बाद में जो कोई भी नया सीवेज आएगा इंटर करेगा तो सबसे पहले वो कांटेक्ट में टॉप सरफेस पे ही आएगा, मतलब जो स्कम लेयर है उसके ही कांटेक्ट में आएगा और स्कम लेयर में पहले से क्या अवेलेबल है, एनएरोबिक बैक्टीरियाज अवेलेबल है। तो ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज जो इनकमिंग सीवेज है
उसमें से जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर उनके कांटेक्ट में आएगा, उनकी किलिंग करने की जो एक्टिविटी है वो शुरू कर देते हैं। Sludge particles free from gas bubbles at the surface lose their buoyancy and settle back at the bottom of the tank। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गैस के पार्टिकल्स जो जो गैस के जो बबल्स थे वो जो ऊपर आ रहे थे, साथ में वो जो पार्टिकल्स को लेकर के आ रहे थे, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे कि वो टॉप सरफेस तक के ना ला पाए, वो गैसेस वो लूज कर जाते हैं, तो वो दोबारा क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे इनटू द बॉटम ऑफ द टैंक। Sludge in a septic tank may be 25% to 30% less in weight and 75% to 80% less in volume than the sludge from a sedimentation tank। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है जनरेट वो कम होता है। Sludge removed is disposed of in a safe manner after drying before the tank is put to the use। Effluent should be properly disposed of. A septic tank may be constructed in series to act like two-stage sludge digestion tank। आपने पंप्स इन सीरीज या तो फिर पाइप इन सीरीज पढ़ा होगा। पंप भी सीरीज में होता है, पाइप भी सीरीज में होता है। तो इस तरीके से आप सीरीज में भी सेप्टिक टैंक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जब आपके पास में हेवी लोडिंग हो, बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे फैमिलीज का एक साथ अक्यूमुलेट हो रहा हो, तो एक सेप्टिक टैंक से अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है तो 2-4 सेप्टिक टैंक भी आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बट सिंगल स्टेज सेप्टिक टैंक्स आर वेरी कॉमन, लेकिन ज्यादा करके सिंगल वाली सेप्टिक टैंक ही यूज की जाती है। The accumulation of sludge at the bottom of the tank decreases its storage capacity and hence septic tanks should be cleaned every 6 to 12 months। जो कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बॉटल में क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं और धीरे 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 उनकी कैपेसिटी, वो जो सेटल्ड सॉलिड्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी है सेप्टिक टैंक की वो कम होती चली जाएगी। इसीलिए हमें हर 6 से 12 महीने के अंदर, मतलब एक साल के अंदर हमें उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करता रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन डिटेल्स ऑफ द सेप्टिक टैंक। लोकेशन हमने स्टडी कर लिया, लोकेशन कहाँ प्रोवाइड करना है। द सेप्टिक टैंक शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस which is exposed to the sky। It is preferable to locate it the exterior of the wall of the building and should not be located in the swampy areas prone to the flooding। सीवेज फ्लो कितना होना चाहिए? The maximum flow to the tank is based on the number of plumbing fixtures discharging simultaneously। मतलब कितना कनेक्शन हमने दिया हुआ है उसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। For this purpose various sanitation facilities are given weightage in terms of fixture units। Fixture unit is a quantity in terms of which the load producing effect of different plumbing fixtures on the plumbing system is decided and is expressed on some arbitrary scale। ठीक है, तो लोड कितना है हमारा, सीवेज फ्लो कितना आ रहा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए फिक्सचर इक्विवेलेंट ये डिफाइन किया है। एक्चुअली सैनिटरी का इनलेट हमने कितना वहां पर प्रोवाइड कर रखा है, उससे हमें समझ में आएगा कि सेप्टिक टैंक के ऊपर कितना लोड है। तो वही चीज यहाँ पर डिफाइन की गई है कि अगर एक वाटर क्लोजेट है तो उसको हम कितना कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, और एक बात है तो हम उसको कितना कंसिडर करेंगे, हाफ कंसिडर करेंगे। मतलब कितना लोड आने वाला है, हाफ। वॉश बेसिन है, किचन सिंक है, तो इससे भी हाफ रहेगा। यूरिनल्स है तो उसको हम बोलेंगे 1 फिक्सचर यूनिट। मतलब अगर हमारी एक बिल्डिंग के अंदर एक वाटर क्लोजेट है, एक बाथ है, एक वॉश बेसिन, एक किचन है और एक यूरिनल है, इतने सारे कंपोनेंट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो हमारे सेप्टिक टैंक को कितने फिक्सचर यूनिट प्रोवाइड कर रखे हैं, 1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 2 हो गया, प्लस 1 3। मतलब टोटल कितने फिक्सचर यूनिट उसके ऊपर आ रहे हैं, 3 फिक्सचर यूनिट आ रहे हैं। तो ऐसे कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं सारे के सारे ये फैसिलिटीज, तो जितने भी फैसिलिटीज होंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिक्सचर यूनिट हम असाइन करेंगे और इससे टोटल कितना लोड आने वाला है, सीवेज का फ्लो कितना आने वाला है हमारे सेप्टिक टैंक के ऊपर, यह हमें पता चल जाएगा। ऐसे डिफरेंट सारे के सारे गिवन है, हर एक का अलग अलग यूनिट फिक्सचर यूनिट असाइन किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा हमारे सीवेज टैंक के ऊपर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट द टोटल फिक्सचर इक्विवेलेंट्स। कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बताया, जो कुछ भी हमारे यूनिट्स है फिक्सचर यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका सम करते चले जाएंगे। और यूनिट्स फ्रॉम द टेबल, ये जो टेबल है उससे, बेस्ड ऑन द वेरियस प्लम्बिंग फिक्सचर्स ऑफ द बिल्डिंग,
ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद प्रोबेबल नंबर ऑफ फिक्सचर्स यूनिट डिस्चार्जिंग साइमल्टेनियसली इज टेकन एज 70% ऑफ द टोटल फिक्सचर इक्विवेलेंट। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने आपके घर में ये चारों चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि एक ही वक्त में वाटर क्लोजेट भी यूज हो रहा है, बाथ भी यूज हो रहा है, वॉश बेसिन भी यूज हो रहा है, यूरिनल भी यूज हो रहा है, नहीं। तो मतलब हम मैक्सिमम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं ना। मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा कि इन सब का वर्किंग एक साथ हो रहा है, तो वो जो डिस्चार्ज आएगा वो सबसे मैक्सिमम रहेगा। अगर ओनली वाटर क्लोजेट यूज हो रहा है तो थोड़ा सा अमाउंट का डिस्चार्ज आएगा, ओनली बाथ यूज हो रहा है तो थोड़े से अमाउंट का डिस्चार्ज आएगा, ओनली वॉश बेसिन है तो थोड़े से अमाउंट का डिस्चार्ज, ओनली यूरिनल है तो थोड़े से अमाउंट का डिस्चार्ज। और जब चारों के चारों एक साथ यूज हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए हम 75% लेते हैं कि ये जो कुछ भी है, मतलब ये चार है ना, तो चार में से तीन चीज ही एट अ टाइम साइमल्टेनियसली यूज हो रही हैं, तो उसको हम क्या करेंगे 75% या 70% तक का टोटल। और ये जो बी वैल्यू हमें पता चलेगी, जो कोई भी बी वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई एटम बी बाय 9, और इसको हम 9 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 9 क्या है, 9 लीटर पर मिनट। और जो कोई भी वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज, दैट इज अ मैक्सिमम डिस्चार्ज। ओके, ठीक है। एरिया, एरिया कितना लगेगा हमें, द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक रिक्वायर्ड विल बी 0.9 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 10 लीटर पर मिनट ऑफ पीक फ्लो एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपसे अगर पूछें कि सेप्टिक टैंक आपकी बिल्डिंग के लिए कितनी एरिया की प्रोवाइड करना चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ भाई विड्थ इतना ले लो, लेंथ इतना ले लो, डेप्थ इतना ले लो, नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कोई भी हमारी फिक्सचर इक्विवेलेंट है, जितने यूनिट्स हैं हमारे, वॉश बेसिन है, डब्ल्यूसी है, किचन है, इन सब के फिक्सचर यूनिट्स के इक्विवेलेंट कर लेंगे। और फिर उसको हम 70% कंसिडर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 9 लीटर पर मिनट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्चार्ज मिलेगा। और 10 लीटर पर मिनट इतने डिस्चार्ज के लिए 0.9 मीटर स्क्वायर इतना हमें एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है, किसका, सेप्टिक टैंक का। समझ में आई बात, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए, डिटेंशन पीरियड इज 12 to 36 hours based on the average daily flow of the sewage. Solids digestion means sludge digestion. Suspended solids entering the tank may be taken at 70 gram per day per capita. पर डे मतलब 70 ग्राम तक का इतना सॉलिड्स का वहां पर डिपोजिशन होता है। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर। एक साल में वॉल्यूम जो डाइजेस्ट होता है वो दैट इज नियर अबाउट 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर। एक साल में एक आदमी से 30 लीटर इतना होता है वॉल्यूम। और सीवेज फ्लो रेट इज नियर अबाउट 40 to 70 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैंक के डायमेंशंस क्या होना चाहिए, मिनिमम डायमेंशंस, दीज आर द मिनिमम डायमेंशन। मतलब आप कैलकुलेशन कर लो, लेकिन अगर आपके कैलकुलेशंस बहुत ही कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना छोटा सा आप सेप्टिक टैंक प्रोवाइड कर दोगे, नहीं। दीज आर द मिनिमम वैल्यूज, इतनी मिनिमम वैल्यूज के हिसाब से आपको सेप्टिक टैंक को प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। सबसे पहली बात, मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी इज 1000 लीटर, कम से कम उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर होना चाहिए। डेप्थ उसकी मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। मिनिमम जो विड्थ है वो 750 mm होना चाहिए। लेंथ टू विड्थ रेशो 2 या 4, 2 to 4:1 इतना होना चाहिए। डायमीटर अगर है तो 1.35 मीटर होना चाहिए और डेप्थ 1 मीटर होना चाहिए। मिनिमम स्लज डेप्थ 300 mm एंड मिनिमम स्कम स्पेस 100 mm। डीस्लजिंग इंटरवल इज 1 to 2 years। मतलब हम जो रिमूव कर रहे हैं, उसको जो साफ कर रहे हैं हमारी टैंक को, वो 1 से 2 साल के अंदर उसको मिनिममली, कम से कम 2 साल, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 साल में हम उसको क्या करना चाहिए, रिमूव कर लेना चाहिए। स्लज स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू पॉपुलेशन इनटू डीस्लजिंग इंटरवल। इससे हमारी कैपेसिटी पता चल जाएगी। जो फ्री बोर्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट फ्री बोर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ 300 mm मींस 30 सेंटीमीटर मींस 1 फीट। नियर अबाउट 1 फीट का मिनिमम फ्री बोर्ड आपको प्रोवाइड वहां पर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्लज विड्रॉल। जो कुछ भी स्लज एक्यूमुलेट हुई है उसको किस तरीके से हम विड्रॉल करेंगे। स्लज विथड्रॉलिंग वंस इन 6 months और वंस इन अ ईयर इज डिजायरेबल।
6 मंथ्स में या 1 ईयर में आपको वहां से रिमूव कर लेना चाहिए। नॉर्मली द टैंक्स आर क्लीन व्हेन द डेप्थ ऑफ द स्कम एंड स्लज इज मोर देन हाफ ऑफ द लिक्विड डेप्थ ऑफ द टैंक। अगर आधा टैंक भर गया है हमारा तो उसके बाद में हमें रिमूव कर लेना चाहिए। अगर यूज बहुत कम है तो ये टाइम पीरियड डिफाइन करके फायदा नहीं है, बहुत ही कम यूज है तो उतना भरता ही नहीं है वो। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा टैंक फिलअप हुआ है। जब आधे से ज्यादा फिलअप हो गया तो फिर हम उसको रिमूव कर लेना चाहिए। when the cleaning when cleaning the tank while cleaning the tank some sludge should be left in the tank bottom as a seeding material। और जब आप साफ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा उसको साफ कर दो, थोड़ा सा स्लज उसके अंदर बाकी रहना चाहिए एज अ सीडिंग मटेरियल, मतलब वो आपके फर्दर एनारोबिक एक्टिविटीज करने के लिए वो काम में आती है। द डाइजेस्टेड स्लज शुड बी विथड्रॉन थ्रू ए डीप पाइप ऑफ नॉट लेस देन 150 डायमीटर। एक डीप पाइप होता है, नगर पालिका वाले आते हैं और वो उसको साफ करके चले जाते हैं। तो जो पाइप होता है ना वो डीप पाइप होता है। कमिश्निंग ऑफ द सेप्टिक टैंक स्टार्ट किस तरह से होता है इसका वर्किंग। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक इट शुड बी फिल्ड विथ अ फ्यू बकेट्स ऑफ वेल डाइजेस्टेड स्लज एंड फिल्ड विथ वाटर अप टू 30 सेंटीमीटर। देखो ये चीजें कोई करता नहीं है एक्चुअली फील्ड के अंदर, आपने भी देखा होगा, बस बना दिया और फिर यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर वर्किंग देखा जाए ना सेप्टिक टैंक की, तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए कि जब आपने उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, ब्रिक वर्क कर लिया, उसके ऊपर स्लैब प्रोवाइड कर दिया, आपके कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो गया, हाउस का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो अब आपको स्टार्ट करना है सेप्टिक टैंक को यूज करना। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, शुरू में कुछ बकेट्स जो वेल डाइजेस्टेड स्लज के रहेंगे वो कहीं से हम ऑब्टेन करेंगे। अब वो कहाँ से करना, क्या करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। लेकिन आपको पहले कुछ बकेट्स को क्या करना है, वेल डाइजेस्टेड स्लज को कहीं से एक्वायर करना है और उसको सेप्टिक टैंक में फिल कर देना है। और उसी के साथ में वाटर भी ऐड करना है अप टू अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 1 फीट इतना डेप्थ ऑफ वाटर भी वहां पर होना चाहिए। और फिर देन इट इज रेडी टू यूज, इसका मतलब अब वो यूज करने के लिए रेडी हो गया हुआ है। मतलब आपने कुछ वहां से वेल डाइजेस्टेड स्लज लाए, इसका मतलब आप वहां पर पहले से कुछ बैक्टीरियाज ऐड कर रहे हो। अब वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, फिर कैपेबल रहेंगे, रेडी रहेंगे डिकम्पोजिशन करने के लिए। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द इनलेट पाइप और दिस इज द आउटलेट पाइप। एक इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर टैंक रहती है हमारी, ठीक है। आप सेक्शन में इसको देख सकते हो, यहाँ से ये वेंटिलेशन पाइप है, ये एक इनलेट पाइप है हमारा, ठीक है, और ये फ्री बोर्ड है यहाँ से, दिस इज द फ्री बोर्ड और दिस इज द आउटलेट। फ्री बोर्ड होना जरूरी है। टॉप में यहाँ से मैन होल का कवर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें। बॉटम में हमारा स्लैब रहना चाहिए कि सो दैट पर्कुलेशन वहां से ना हो, ठीक है। ये इस तरीके से बॉटम में स्लोप भी प्रोवाइड करना है हमें कि जो कोई भी स्लज डाइजेस्टेड है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो सॉलिड पार्टिकल्स में, और मैन होल की ओपनिंग के जरिए से हम क्या करेंगे, उसको बाहर बाहर ले लेंगे पंपिंग के जरिए से, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ द सेप्टिक टैंक। क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सेप्टिक टैंक इज रीजनेबल एज कंपेयर टू द एडवांटेजेस इज ऑफर्स। देखा जाए ना तो सेप्टिक टैंक एक छोटा सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। जो कुछ भी एक्टिविटीज आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होती है, देखा जाए ना तो सारी चीजें आपके सेप्टिक टैंक में हो जा रही हैं। मतलब आप खुद क्या कर रहे हो, अपने खुद के सीवेज को ट्रीट कर दे रहे हो। तो देखा जाए तो ये बहुत ही कम कॉस्ट है एज कंपेयर टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजीली एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड सुपरविजन एंड अटेंशन। नो मूविंग पार्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस आपको वहां पर इंस्टॉल करना पड़ रही है उसके वर्किंग के लिए, प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए। तो इसलिए ये सिंपल है। द स्लज इफ्लुएंट एंड स्कम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेप्टिक टैंक कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इजीली विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस नुइसेंस। द सेप्टिक टैंक कैन रिमूव 90% ऑफ द बीओडी। देखो इसकी इफिशियंसी कितनी है, नियर अबाउट 90% बीओडी का रिमूवल हो जाता है और 80% से ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स उसमें रिमूव हो जाते हैं। इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ स्लज अबाउट 65% लेस इन वॉल्यूम एंड 35% लेस इन वेट। वेट के हिसाब से 35% रिडक्शन हो जाता है और वॉल्यूम के हिसाब से नियर अबाउट 65% का रिडक्शन हो जाता है। ऑलवेज देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस। कोई भी चीज रहने दो, जहां पर एडवांटेज है तो उसी के साथ में डिसएडवांटेजेस भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो सेप्टिक टैंक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। The leakage of gas through the top of the septic tank leads to the air pollution। अगर गैस वहां से लीक हो रही है हमारे सेप्टिक टैंक में से,
तो वो गैसेस जो होती है ना बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव गैसेस होती हैं, तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हमने लोकेशन जब डिस्कस किए तो समझे, उसमें स्टडी किया था ना कि लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल ये घर से दूर होना चाहिए। द वर्किंग ऑफ द सेप्टिक टैंक इज अनप्रेडिक्टेबल एंड नॉन यूनिफॉर्म। हम इसके कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बार आपने इसका फ्लोर कवर कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा यार इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो उसका खुद का वर्किंग करता रहेगा। प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, या फिर हमारे कैलकुलेशंस हम वहां पर अब कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है उसका। द ओकेजनल रिमूवल ऑफ द स्लज एड्स टू इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, हमें क्या टाइम रिमूवल हमने देखा ना, नियर अबाउट 6 मंथ्स या 1 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर में हमें उसको क्या करना है, उसके जो कुछ भी डिपॉजिटेड स्लज है उसको रिमूव करना है, तो दैट इज नथिंग बट द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो एक मेंटेनेंस कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जा रही है। इफ द सेप्टिक टैंक इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, द एफ्लुएंट इज डार्क एंड फॉल स्मॉइलिंग। देखो ये एक तरीका है हमें पहचानने का कि सेप्टिक टैंक की वर्किंग प्रॉपर है या नहीं है। जो कोई भी इफ्लुएंट बाहर आ रहा है, अगर वो डार्क है कलर के अंदर, मतलब लिक्विड वेस्ट वाटर की तरह से नहीं है, डार्क है वो कलर में, और फॉल स्मेलिंग है, मतलब इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सेप्टिक टैंक की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज जो कोई भी एंड प्रोडक्ट है, अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई है, तो जो कोई भी एंड प्रोडक्ट रहेगा ना, तो उसके अंदर इतने ये फॉल गैसेस नहीं होती। एक लिक्विड वेस्ट जनरेट हो जाता है, वो पानी बन जाता है पूरा का पूरा। तो इसकी पहचान ये है, हमारे सेप्टिक टैंक की प्रॉपर फंक्शनिंग अगर है तो इसकी पहचान ये है कि जो इफ्लुएंट रहेगा वो क्लियर रहेगा, और अगर फंक्शनिंग बराबर नहीं है सेप्टिक टैंक की, तो जो इफ्लुएंट रहेगा वो डार्क कलर में रहेगा और फॉल स्मेल रहेगी। मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेप्टिक टैंक। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द सेप्टिक टैंक इफ्लुएंट। अब ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया सीवेज का सेप्टिक टैंक में। अब जो इफ्लुएंट बाहर आ रहा है तो इसको डिस्पोज ऑफ करना है हमें। तो इसको डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करते हैं? The effluent from the septic tank contains some harmful impurities and therefore should be disposed of properly, otherwise gases through this tank leads to the air pollution. To dispose of the effluent from the septic tank, following methods are used. Soak pits, ये सबसे ज्यादा commonly यूज किया जाता है। हम सोक पिट कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो कोई भी इफ्लुएंट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या तो फिर हम एज अ सरफेस इरिगेशन भी कर सकते हैं, सब सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं, कोई नेचुरल वाटर है उसके अंदर हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या तो फिर एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस वगैरह हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सोक पिट किस तरीके से होता है? सोक पिट में किस तरीके से हम जो एफ्लुएंट है सेप्टिक टैंक का उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेप्टिक टैंक हैज टॉक्सिक ऑर्डर एंड शुड बी डिस्चार्ज्ड केयरफुली। सोक पिट मेथड इज adopted for disposal of the effluent. For good working of soak pit, the groundwater table should be very low. ठीक है। सोक पिट ऑफ डेप्थ 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर, having a lining with a dry masonry with open joints, absorbs the absorb the efficiently. The bottom and side part should be good absorbing area. The effluent falls in the pit and is allowed to be absorbed into the surrounding soil. सोक पिट में मतलब हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी जो इफ्लुएंट है हमारे सेप्टिक टैंक से बाहर आया हुआ है उसको हम एक एक्सकवेशन करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ से ये इफ्लुएंट आ रहा है हमारा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ सोक पिट कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे ग्राउंड में, और इसको हम लाइनिंग कर देंगे साइड से, और यहाँ पर एक एब्जॉर्बिंग एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, और जो कोई भी इफ्लुएंट है वो यहाँ पर आता है और फिर वो क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट इज नथिंग बट द सोक पिट। डिजाइनिंग स्टेप्स ऑफ सोक पिट। फाइंड आउट द एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ द सॉइल। सॉइल की कैपेसिटी कितनी एब्जॉर्ब करने की वो हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम कितना है वो पता होना चाहिए। डेप्थ ऑफ सोक पिट ये मालूम करना है, और एरिया हमें कैलकुलेट कर लेना है, और इक्वेट द एरिया टू द एरिया फार्मूला एंड फाउंड आउट द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द सोक पिट। कुछ नहीं है, सिंपल डिजाइनिंग स्टेप्स है, ये आप कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक से रिलेटेड हमने हर चीज को डिस्कस किया हुआ है। सेप्टिक टैंक का वर्किंग क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके चेंबर्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट चेंबर में क्या काम होता है, सेकंड में क्या होता है, वेंटिलेशन हम किस तरीके से करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एयर वेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। डिजाइन डिटेल्स, उसका लोकेशन, उसका सीवेज फ्लो, फिक्सचर यूनिट्स क्या होते हैं,
ये सारे फिक्सचर यूनिट आपको याद होना चाहिए, सारे फिक्सचर यूनिट्स। उसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करना है, डिजाइन, दीज आर नथिंग बट द डिजाइन ऑफ द सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के डिजाइन के लिए दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम डिस्चार्ज ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे आपको एरिया पता चलेगा, डिटेंशन पीरियड कितना होता है, मिनिमम डायमेंशंस क्या क्या होते हैं सेप्टिक टैंक के, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है।